आज जो मुद्दा है, जो आज जो बात करनी है हमने, वो ये है कि मार्केट में जॉब्स अवेलेबल क्यों नहीं है। फिनलैंड इज द राइजिंग सिक ओल्ड मैन ऑफ ईयू। फिनिश लोग बड़ा सफर कर रहे हैं। ऐसे मेरा मानना यह है कि इकोनॉमी बहुत नीचे गई लेकिन वहां से उठ नहीं पाई। अब उसका रीजन क्या है कि इन्होंने पहले इराक के साथ भी ये किया था लेकिन वो प्रोजेक्ट इनके साथ फ्लॉप हो गया था। अब इस साल का बजट 12 बिलियन डेफिसिट में गया, तो वो 12 बिलियन हम भी पाकिस्तानी, हमें पता वो 12 बिलियन भी कर्जे की होंगे। अभी इन ऑपोजिशन की और गवर्नमेंट की आपस में जो बहस तकरार है वो ये है कि यार यहाँ से ना काटो, यहाँ से काटो। तुम्हें काटना ही है ना, इतने बिलियन बचाने हैं तो भाई इस इन अमीरों से काटो। लेकिन ये क्या बात करें, चाइना ने पांडा दिए थे फिनलैंड को 15 साल के लिए, इन्होंने वो भी 6 साल पहले वापस भेज दी 8 मिलियन यूरो बचाने के लिए कि हमारे 8 बिलियन यूरो बच जाएंगे, पांडे जो हमने रखे हुए हैं जू में, ये वापस ले जाओ। हाँ, अब देखें इससे किसी इमिग्रेंट को तो कोई मतलब फायदा नुकसान नहीं, यही प्रॉब्लम है उनके। तो जो ऑपोजिशन है और गवर्नमेंट है वो डिडक्शन के मामले पे सेम पेज पे है। ठीक हो गया जी। गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल जर्नी विद सलमान। आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग गुड, हैविंग गुड लाइफ। आज हमारे साथ वकार भाई हैं वंस अगेन। थैंक यू सो मच, वेलकम टू द शो सर। वकार भाई को हमने शो के ऊपर इनवाइट इसलिए किया है क्योंकि एक तो वकार भाई आजकल पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, स्पेशली जो इस वक्त ओपोजिशन पार्टी है SDP, उसका जो इंटरनेशनल प्रोग्राम है चेयरमैन हैं, और इनफैक्ट आज ही ये एक पॉडकास्ट भी करके हैं। वो बहुत जल्दी पॉडकास्ट आएगा, मैं उसका लिंक भी लगाऊंगा जैसे ही वो आएगा। और इनको आज इसलिए बुलाया है कि जो फिनलैंड के अंदर जॉब की सिचुएशन चल रही है, मार्केट की सिचुएशन चल रही है, मैं भी उसको क्लोजली देख रहा हूँ, चीज़ें सारी हैं। लेकिन ऑफ कोर्स जो अपोजिशन पार्टी में है, जो पॉलिटिक्स में है, उन लोगों को थोड़ा ज़्यादा पता होता है। तो इसलिए मैंने आपको बुलाया है कि सर ये क्या चल रहा है फिनलैंड में आजकल, जो जॉब की सिचुएशन चल रही है, स्पेशली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेट्स से इमिग्रेंट्स और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स स्पेशली। ये बड़ा अच्छा टॉपिक है। कल ही मैं इसके बारे में एक फिनिश बंदे से भी बात कर रहा था सेम टॉपिक के बारे में जी। और इस बारे में हम लोग काफ़ी अरसे से बात कर रहे हैं क्योंकि ये प्रॉब्लम ख़ास तौर पे वो लोग जो एज ए स्टूडेंट आते हैं या फिर स्पाउस वीज़े पे आते हैं उनको बहुत फेस करना पड़ता है। पर इस बात को समझने के लिए कि जो अभी प्रॉब्लम है, कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा जी। अब जो 2015 में जब फिनलैंड में आया था तब जॉब मार्केट सब ये कहते थे टफ थी, पर नहीं थी, तब रेफरेंस से जॉब मिल जाती थी और कुछ सेक्टर्स ऐसे थे जहाँ पे बड़ी आसानी से मिल जाती थी आपको। ओपन एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगा, जैसे क्लीनिंग सेक्टर हो गया, रेस्टोरेंट सेक्टर हो गया, ये था। बाकी कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पे आपको स्किल चाहिए, लैंग्वेज चाहिए, वो थे। अब क्या है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जैसे मैं और आप हैं या और भी हैं, तो वो और जॉब से गुजारा कर लेते थे कि वो मिल जाती थी विद रेफरेंस विदाउट रेफरेंस। 2015 में जब मैं फिनलैंड में आया था तो मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, EU का वो आर्टिकल था, उसमें ये था कि फिनलैंड इज द राइजिंग सिक ओल्ड मैन ऑफ EU, कि जो फिनलैंड है वो एक बुजुर्ग मुल्क है EU का। क्योंकि एक बात तो ये कि यहाँ की जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है वो एजिंग है। और अब हुआ ये कि कोविड से पहले हालांकि तवक्का थी कि इकोनॉमी नीचे जाएगी, पर इकोनॉमी स्टेबल थी। फिर जब कोविड आ गया तो सबको समझ आती है कि सब बंद हो गया, और छोटे मुल्क, जितना छोटा मुल्क होता है उसमें इस तरह के मसले भी उतने बड़े होते हैं, तो उसका इम्पैक्ट बड़ा होता है। तो कोविड में बहुत सारी छोटी कंपनियां, बहुत सारे बिजनेसेस जो थे वो बैंकक्रप्ट हो गए। हालांकि बहुत सारी कंपनीज को गवर्नमेंट की सपोर्ट मिली, पर वो इतनी नहीं थी कि वो उसे सर्वाइव कर सकते। आप देखें कोविड के बाद छोटे छोटे रेस्टोरेंट, छोटे छोटे बिजनेस तो बंद हो गए, छोटी कंपनियां बंद होगी क्योंकि वो इतना लंबा गैप सर्वाइव नहीं कर पाए। अभी जो करंट सिनेरियो है कोविड के बाद, बहुत सारे लोग ये कहते हैं यूक्रेन वॉर की वजह से, नहीं, मेरा ये मानना नहीं है। मेरा मानना यह है कि इकोनॉमी बहुत नीचे गई लेकिन वहाँ से उठ नहीं पाई। अब उसका रीज़न क्या है? कोविड, अगर आपने यूक्रेन वॉर को ब्लेम करना है तो सिर्फ एक सिनेरियो में कर सकते हैं कि जो इन्होंने हज़ारों यूक्रेनी रेफ्यूजीज लिए, इन्होंने क्या किया सिस्टमैटिकली, इन्होंने पहले इराक के साथ भी ये किया था लेकिन वो प्रोजेक्ट इनके साथ फ्लॉप हो गया था। इन्होंने उन सबको ऑड जॉब्स थमा दी ऐसे ही। सो मार्केट में जो एक ऐसी फील्ड थी या जो जॉब्स थी, आप गिन सकते हैं, सफाई की, बर्तन की, रेस्टोरेंट की, और बहुत सारी पोस्ती की, डिलीवरी की, मतलब ये वो जो चीज़ें थी जो अगर किसी ने थोड़ी बहुत सीख ली है लैंग्वेज या फिर और चीज़ें, तो वो एक गैप था। स्पेशली जो स्टूडेंट्स आते हैं प्राइवेट पार्ट टाइम जॉब वगैरह के लिए,
अभी अगर आप इन सेक्टर्स को ऑब्जर्व करें तो आपको नज़र आएगा कि मेजॉरिटी जॉब्स यूक्रेनी ले गए हैं। गवर्नमेंट के कुछ प्रोग्राम्स भी ऐसे थे जिनमें से रेफ्यूजीज़ को अगर वो एम्प्लॉय करते हैं दे गेट बेनिफिट्स, और सेकेंडली बेनिफिट्स के अलावा भी आपको पता है एक फिनिश सेंटिमेंट है टुवर्ड्स यूक्रेन। ऑफ कोर्स एक तो आप अंडरस्टैंड करते हैं जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है, एक रेशियल लैंडस्केप भी है, हाँ जी, वो उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। उसके बाद जो चीज़ बुनियादी तौर पे यह है कि ये लोग चाहते थे कि उनको सपोर्ट करें, और जब इन्हें पता है कि इमिग्रेंट्स चाहिए तो फिर इमिग्रेंट्स इनकी प्रायोरिटी पे नंबर 1 यूक्रेनी, ऑफ कोर्स हर लिहाज से सपोर्ट करेंगे उनको। इकोनॉमी का बड़ा प्रॉब्लम जो जॉब सेक्टर में है, यूक्रेनी जो वो एक गैप था जो हर साल बनता था, जो स्टूडेंट आता है छोड़ के जाता, वो यूक्रेनी फिल कर गए। इवन के आप ऐसा बात कर रहे हैं कि फिनिश जो इमिग्रेंट है यहाँ पे, जो हमारे अपने पाकिस्तानी हैं वो सफ़र कर रहे हैं, फिनिश लोग बड़ा सफ़र कर रहे हैं ऐसे ही। इस साल पिछले साल की बनिस्बत 50% कम जॉब्स निकली। मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वहाँ पे फिनिश वॉक इन कर रहे हैं कि हमें पार्ट टाइम जॉब दे दो, हमें ये जॉब दे दो, हमें तुम फिक्स टाइम कॉन्ट्रैक्ट दे दो। मेरे जो जानने वाले जो अजीज़ हैं, दोस्त हैं, सब जगह यही बात। इस टाइम पे ना सिर्फ इंटरनेशनल, मल्टीकल्चरल या इमिग्रेंट, बल्कि फिनिश लोग खुद भी जो है बड़े परेशान हैं क्योंकि स्टूडेंट्स को जो है वो जॉब नहीं मिलती। सेकंड हुआ ये कि जब यूक्रेनीज ने वो कवर कर लिया, उसके बाद आप ये देखें कोविड में इस मुल्क ने बहुत लोन लिया। कोविड में हम सब बड़े खुश थे जी, ये मुल्क बड़ा अच्छा है, बड़ी अच्छी तरह मैनेज कर रहा है जी, हमारी सैलरीज आ रही हैं, सब कुछ नीड कोई। हाँ, सना माने गवर्नमेंट थी, उन्होंने सर्वाइव किया लोन पे। ओके, यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने लोन दिया, सर्वाइव किया। अब जब कोविड खत्म हुआ तो उन्हें वो लोन वापस भी करना। ये नया जो इंकशाफ हुआ है कि यूरोप वाले भी लोन लेते, तो सिर्फ पाकिस्तान ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ लोन लेंदे लोन, फिनलैंड ने भी लोन दिया। आप ये देखें कि आप कोसते हैं, गालियां देते हैं करास्वामी लाइसेत को या फिर कोकमस को। देखें जी, जो भी गवर्नमेंट में होता है ना, उनको अच्छा नहीं लगता कि लोग उनके खिलाफ जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उनकी पार्टी का नहीं हूँ, हालांकि बेसिकली मैं उनकी पार्टी के खिलाफ हूँ, मैं अपोजिशन में हूँ, पर मैं ये बात एक लॉजिकल है। अब क्योंकि वो हमारी मुखालिफ पार्टी का ये नहीं कहना, सब बात ये है कोविड में लोन लिया, उस पेमेंट्स थी जो वापस करनी थी, फिर इनकी अपनी इकोनॉमी का ग्राफ नीचे गया। रिसेशन जब आता है तो हर बड़ी कंपनी ले ऑफ करती है। जब आपकी वर्कफोर्स में से हज़ारों लोग माइनस हो जाएं तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट को टैक्स भी कम जा रहा है और वो लोग गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट हो रहे हैं। अब जो सेकंड एंगल जो मैंने पेश किया कि अगर आप फिनिश पॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं, डायनामिक्स को फॉलो करते हैं, और ख़ास तौर पे किसी भी मुल्क में सबसे इंपॉर्टेंट होता है उनका बजट। अगर आपने पिछले साल का, यानी इस साल का, पिछला साल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगले बार आना, अगर आपने इस साल का बजट फॉलो किया है तो आपको पता होना चाहिए कि इस साल का टोटल बजट डेफिसिट फिनलैंड में 16 बिलियन यूरो था। जिस मुल्क का टोटल बजट 88 बिलियन यूरो हो और उसका डेफिसिट 16 बिलियन यूरो हो, तो आप उसमें से क्या सोच सकते हैं। अब इन्होंने क्या किया, ये जो आप सब बहुत सारे लोग इफेक्टिव है इस बात से, इन्होंने हर जगह से कटिंग करने के बाद वो 16 बिलियन के डेफिसिट को बजट में 12 बिलियन तक लाया। आप इमेजिन करें कि उन्होंने इतनी ज़्यादा कटिंग करने के बाद भी वो 16 बिलियन में से 12 लाया। अब इस साल का बजट 12 बिलियन डेफिसिट में गया, तो वो 12 बिलियन, हम भी पाकिस्तानी, हमें पता है वो 12 बिलियन भी कर्जे की होंगे। जिस मुल्क के पास इतना पैसा नहीं है कि अपना बजट अफोर्ड कर सके, वो डेफिसिट में है, तो वो 12 बिलियन भी तो और कर्जा लेंगे। अब अगले साल क्या होगा, मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट अभी और ज्यादा कटिंग करना चाहती है, लेकिन वो अगले साल के जो स्प्रिंग इलेक्शंस हैं, म्युनिसिपल और काउंटी, उसके लिए रुकी हुई है। जैसा ही वो खत्म होगा तो फिर अगला बजट आना ना, हाँ, उसमें और ज्यादा टफ कर देंगे। टफ होगा क्योंकि उनके पास मजबूरी है, उनके पास ऑप्शन नहीं है। देखिए, कोई भी हुकूमत, कोई भी लीडरशिप ये नहीं चाहती। अब आप देखें, आप करंट अगर रैंकिंग को फॉलो कर रहे हैं, कोकोमूस जो था वो 22 पे था, अब वो माइनस, उनकी इस टाइम पॉइंटिंग परसेंटेज जो है ना अंडर 20 आई, 19 पॉइंट समथिंग, 19.1। तो अनपॉपुलर डिसीजन है, लेकिन जब टफ डिसीजन तो लेने पड़ेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी उन्होंने बहुत सारे होल्ड किए हैं। आपने हर सुना होगा, इसमें भी कटौती कर दी, इसमें, वो खुशी से नहीं कर रहे, मजबूरी है उनकी। यहाँ आप ये समझते हैं जी वो इमिग्रेंट्स को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, आप इमिग्रेंट, आपको ऐसा लगता है, पर आप ये भी तो देखें ना, 89% जो पॉपुलेशन है उनकी अपनी है। अगर 10 जो है ना वो है तो 90 तो उनके हैं। बिल्कुल। तो आप ये देखें कि हर क्लास को ये लग रहा है।
जिन लोगों ने कोकोमस को वोट दिया है पहले उनको लग रहा है कि जो हम आपसे वादे किए गए थे कि इतनी जॉब्स क्रिएट करेंगे, इकॉनमी बेहतर करेंगे, वो नहीं कर पाए। अब वो एक लदा बहस है। तो आज जो मुद्दा है, जो आज जो बात करनी है हमने, वो ये है कि मार्केट में जॉब्स अवेलेबल क्यों नहीं है। अब देखें, जो पोर्शन मेजॉरिटी जॉब का था वो तो आपने बाय प्रोग्राम बाय डिजाइन यूक्रेनियों को दे दिया। उसके अलावा देखें, सिर्फ यूक्रेनी नहीं है ना, उसके अलावा बहुत सारे लोग जो परमानेंट जॉब्स पे थे उन्होंने छोड़ी नहीं। उनको पता है कि भाई हालात बुरे हैं, कोई नहीं छोड़ता। अब तो किसी से भी बात करो, हर कोई आपको यही सजेशन देता है, जिथे लगा लगा रहा है। हाँ। मेरे आज से 2 साल पहले या साल पहले की बात है कि मेरे ब्रदर इन लॉ होते हैं यूएस में, तो वो मुझे कह रहा था कि भाई वो बिजनेस का स्टूडेंट है, वो बिजनेस में वो तो सारे फील्ड, तो मुझे हम बात कर रहे थे तो मुझे ये कह रहा था कि ग्लोबल इकोनॉमी, वो सिर्फ यूएस की या फिनलैंड की बात नहीं कर, ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन में जाने वाली है। तो मेरा बॉस और मैं आज बैठ के ये डिस्कशन कर रहे थे कि जिसके पास जो नौकरी है भाई ना जाने देना, क्योंकि एक दफ़ा ये नौकरी चलेगी ना तो किसी को गारंटी नहीं है। और मेरे अपने करीबी दोस्त यहाँ पे मैनेजरियल पोजीशन में लगे हुए थे बड़ी बड़ी कंपनियों में, सर वो आज घर बैठे हुए हैं। और इतनी अच्छी प्रोफाइल होने के बाद काबिल लोग हैं, इंटरनेशनल है। और मैं फिनिशिंग बात बताता हूँ आपको, उन बेचारों को दोबारा नौकरी नहीं मिली। फिर ये जो हम आर्ग्यूमेंट कर देते हैं कि जी जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको क्योंकि लैंग्वेज नहीं आती या उनको यहाँ पे स्किल्स नहीं इतनी आती, वो वाला लैंग्वेज वाला जो आर्ग्यूमेंट है फॉर द स्टूडेंट्स, वो हम टोटली जो है ना वो निकाल देते हैं। क्योंकि जिस तरह से वकार भाई ने कहा कि फिनिश्ड लोग जो उनको नहीं नौकरियाँ मिल रही, एक्चुअली जो पार्ट टाइम जॉब्स हैं वो अवेलेबल ही नहीं है। सर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, लैंग्वेज वाली जो बात कर रहे हैं। हाँ जी। और हम तो नॉन स्किल्स की बात करें, मैं स्किल्ड, मेरे काम पे एक उसका बैकग्राउंड नाइजीरियन है, लेकिन वो यहाँ 16 साल से रह रही है, फिनिश उसकी लैंग्वेज का लेवल बहुत ज़्यादा है। सो अगर वो जनरली बड़ी अच्छी इंसान है, बड़ा अच्छा काम करती है और काम में सबसे पसंद करता है। उसको बॉस ने माराकनन जिसे बोलते हैं फिक्स टर्म का माराकनन फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट वो दिया था। अब उसका फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट हो गया एक्सपायर 30 सितंबर। बॉस ने कहा कि मैं तुझे दोबारा कॉन्ट्रैक्ट देना चाहती हूँ, लेकिन कंपनी की टॉप मैनेजमेंट ने कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट देना बंद, बल्कि अगले साल से हम वर्कफोर्स कम कर रहे हैं। और मैं आपको हेल्थ सेक्टर की बात बता रहा हूँ, जिसमें हम कहते हैं ना नर्स नौकरी है तेरी नौकरी, वो वाला काम जो पाए कि नर्सिंग में भी पिछले साल की जो गवर्नमेंट बाय लॉ जो उनकी कैलकुलेशन 0.66 नर्सेज पर वो पेशेंट ना, वो उन्होंने रिड्यूस कर दिया है। तो आप ये देखें, सिचुएशन ये है, इकोनॉमी ओवरऑल रिसेशन में है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो नहीं बढ़ रही, गवर्नमेंट जो है वो जॉब क्रिएट्स करने की बजाय गवर्नमेंट इस टाइम कोशिश कर रही है कि जो जॉब्स हैं वो भी सस्टेन कर जाएं। आई होप कि मैं गलत ना कोट कर रहा हूँ। गवर्नमेंट का एक इदारा है, जैसे हमारा मौसमियाती इदारा है, उसमें वो 600 कुछ लोग ना एम्प्लॉयड थे। तो गवर्नमेंट ने उसमें से 30 मिलियन बचाना था। उन्होंने कहा अगले साल से ना आपको 95% वर्क फोर्स रिमूव करनी पड़ी है। भाईजान ये क्या बात करें, चाइना ने पांडा दिए थे फिनलैंड को 15 साल के लिए, इन्होंने वो भी 6 साल पहले वापस भेज दी 8 मिलियन यूरो बचाने के लिए कि हमारे 8 मिलियन यूरो बच जाएंगे पांडे जो हमने रखे हुए हैं जू में, ये वापस ले जाओ। हाँ, अब देखें इससे किसी इमिग्रेंट को तो कोई मतलब फायदा नुकसान नहीं है, पर आप गवर्नमेंट के हालात देखें। हम जो रोते रहते थे ना पाकिस्तान, आपके पाकिस्तान, इन्होंने भी कर्जे ले लिया भाईजान, जिस मुल्क से आया ना वो वाला सीन इधर भी है। तो इकोनॉमी यहाँ की आप ये मत वक़ा करें। मैं कल एक फिनिश पॉलिटिशियन के साथ बैठा हुआ था, हमारी इसी पे बात हो रही थी। तो ये बात बताने का मकसद यही है कि आप लोग अपने फैसले जो है ना इन बातों की, जब ये फिनिश लोगों के मुंह से निकलती हैं तो आप इसमें ज़्यादा वजन होता है। वो ये कह रहा है कि किसी भी गवर्नमेंट को 2 फुल टर्म चाहिए इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए। मस्त। तो बात का मकसद ये हुआ कि अच्छे दिन जल्दी आने वाले नहीं है। इट विल, देखिए छोटा मुल्क में मसला ये होता है कि चीज़ें ख़राब होने में भी टाइम लगता है। फिनलैंड को 1 डेकेड लगा यहाँ तक पहुँचने में, अब इसको वापस जाते वक्त भी 1 डेकेड लगेगा, क्योंकि इकोनॉमी छोटी है। और आप इस टाइम देखेंगे इकोनॉमी का इतना बुरा हाल है कि कोई ऐसी कंपनी नहीं है, अगर वो कंपनी निकाल नहीं रही ना तो उसने हायरिंग बैन जरूर लगाया होगा। हायरिंग नहीं कर रहे बिल्कुल, अगर वो मतलब इस फाइनेंशियल स्टेबल है, सस्टेन कर रहे हैं ना, वो नया बंदा नहीं रख पा रहे। और वो कोशिश कर रहे हैं कि जो वर्क फोर्स है उसको मेंटेन रखें, नहीं तो ज़्यादातर कंपनी अपनी वर्क
फोर्स रिड्यूस कर रही हैं। और आप अगर एंटरप्रेन्योरशिप वाली साइड पे अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो छोटी कंपनी जो बैंकरप्ट हो रही हैं इस टाइम पे ना, नेदरलैंड एंटरप्रेन्योरशिप का हब है। 25% कंपनियां बैंकरप्ट हुई हैं पिछले क्वार्टर में। इधर भी मैं उस दिन भी पढ़ रहा था कि 700 जो स्मॉल बिजनेसेस थे, और स्पेशली उसमें जो रेस्टोरेंट वगैरह आते हैं, 700 जो हैं वो क्लोज हुए हैं विद इन दिस 1.5 ईयर। कोरोना वो सरवाइव कर गए हैं, लेकिन उसके बाद वाला जो टाइम है वो लोग सरवाइव नहीं कर पाए। और क्योंकि अभी आप ओपोजिशन लीडर के साथ आज इनफैक्ट बैठ के आए हो, तो थोड़ी बहुत जो लोग हमें सुन रहे हैं, स्पेशली जो पाकिस्तान से सुन रहे हैं, जो इधर एज अ स्टूडेंट आना चाहते हैं, काफ़ी ज़्यादा पैसे फ़ी भी जो है उन्होंने लगा दिया। मे बी हम नेक्स्ट वीडियो में उस सारी सिचुएशन को कवर करेंगे, जो स्पेशली न्यू रूल्स आए हैं स्टूडेंट्स को लेके, और नेशनैलिटी को, ये चीज़ें वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स को लेके, स्कॉलरशिप्स को लेके जो न्यू रूल्स और न्यू चीज़ें आ रही हैं गवर्नमेंट की, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन अभी जो मेरा क्वेश्चन वो ये है कि आप क्योंकि अपोजिशन लीडर से मिल के आए हैं, अभी बैठ के उनके साथ, इनफैक्ट आप घंटे डेढ़ की पॉडकास्ट करके आए हैं, और उससे पहले भी बातचीत हुई होगी। जी जी, आज तकरीबन सारा दिन उनके साथ। हाँ, तो उनकी ऑब्वियसली मेरा पता नहीं, शायद उन्होंने खुल के आपको बताया ही होगा, या उनकी बॉडी लैंग्वेज से, या क्या आपको तासुरात लग रहे हैं, क्या चीज़ें लग रही हैं कि जी इकोनॉमी जो है हमारी वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी? क्योंकि मुझे खुद पता है, इनफैक्ट आपने मुझे काम पे रेफ़र किया था, रेफ़र करने के आपको भी 100 यूरो मिले थे, मुझे भी 100 यूरो मिले। ये भी एक टाइम था फिनलैंड में। 150 यूरो मिला सर। 150 यूरो, 150 यूरोस रेफर करने के मिले। तो अब रेफरेंस की बात करो तो बॉस कहता मैं तेन भी काट देना अपना ऐसे बिल्कुल। तो यहाँ पर हम पहुंचे, तो मुझे पता, मैंने पिछले 10 साल का जो इनका पूरा अनएम्प्लॉयमेंट रेट और सारी चीज़ें देखी। आपने बिल्कुल सही कहा कि हम एकदम से स्टेज पे नहीं पहुंचे, और आई थिंक हम एकदम ठीक भी नहीं होंगे। लेकिन आप गवर्नमेंट वाले इसके बारे में क्या सोच रहे हैं? इसके बारे में कोई प्लान है उन लोगों का, या इसी तरह से ही वो कटिंग करके स्लोली बिल्ड दोबारा से करेंगे? देखिए, अगर आप फिनलैंड के अंदर आप उनकी जो करंट पॉलिटिक्स है कि करंट अफेयर्स को फॉलो करते हैं, तो आपको ये समझना कि अभी उनकी बहस ये नहीं है कि भाई तू पैसे ना काट। अभी इन ऑपोजिशन की और गवर्नमेंट की आपस में जो बहस तकरार है वो ये है कि यार यहाँ से ना काटो, यहाँ से काटो। तुम्हें काटना ही है ना, इतने बिलियन बचाने हैं, तो भाई इन अमीरों से एसडीपी ये कहती है कि भाई हम वर्किंग क्लास की पार्टी हैं, हम सोशल डेमोक्रेसी में बात करते हैं। हम कहते हैं कि तुम जो वेलफेयर सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट है ना उसको बरकरार रखो, लोगों को सहूलतें दो। तो तुम क्या करो, बेसिकली जो बिजनेस क्लास है, जो अपर क्लास है, जो लोग ज़्यादा कमाते हैं, तुम उनके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाओ, ऊपर ज़्यादा वैट उन्होंने बढ़ाया भी है। वैट हाँ, 25% पे ले गए। हाँ, 24.5 पे है ना मेरे ख्याल में, 25 पे ले गए। तो वो बढ़ाओ। तुम इधर से लोगों को, अवाम को ना दुख दो, अवाम की सहूलतें जो है वो रहने दो। ये सब बातें आई थिंक कोई भी अपोजिशन में हो यही बातें करेगा, जो मुझे लगता है कि कोकमस भी होती है वो भी ये बातें करेगा। अब इनकी बहस आपस में ये नहीं होती कि तुम काटो ही ना। यहाँ पे लोग वो वाली पॉलिटिक्स नहीं करते हैं कि भाई क्योंकि तुम मेरे पॉलिटिक्स मतलब मुखालिफ हो, भाई तुमने ये कहा है तो ऐसा होना चाहिए। नहीं, ये लोग रियलिस्टिक है, ये समझते हैं कि भाई हमारी गवर्नमेंट से सबने मिलकर हम क्रिश्चियन गवर्नमेंट बनती है यहाँ पे किसी एक बंदे गवर्नमेंट नहीं होती। कोविड में पूरे मुल्क में था, सबने मिलकर जो भी हुआ, ऑपोजिशन वगैरह सब ऑन पेज थी, तब हो गया जो होना था। अब वो ये कह रहे हैं, बहस जो इनके पॉलिटिकल सिस्टम में ये है कि भाई यहाँ से ना काटें, यहाँ से काटें, हमें पता है आपको पैसे बचाने हैं। हम ये बात समझते हैं कि भाई आपको सेविंग करनी है, डेफिसिट है, डेफिनेटली है, ये भी हमारा मुल्क है, हम बेशक ऑपोजिशन वाले हैं, हम भी चाहते हैं कि काटो पैसे। लेकिन हम एज ऑपोजिशन ये सजेशन देते हैं कि तुम ये इस क्लास से नहीं ये काटो, तुम इस डिपार्टमेंट से नहीं इस डिपार्टमेंट से काटो, तुम इन्हें काटना ही है, तुम यहाँ से नहीं यहाँ काटो। तो अभी जो करंट पॉलिटिक्स है ना वो सारी इस पे घूम रही है कि भाई यहाँ से नहीं काट, वहां से काट। अब आपने बात की ऑपोजिशन लीडर, देखो जो बॉडी लैंग्वेज है ना वो एग्री करते हैं डिडक्शन से। ओके, बॉडी लैंग्वेज दोनों साइडों पे ये है कि आंटी लिंडमैन, आज मैंने उससे स्पेसिफिक क्वेश्चंस किए। बॉडी लैंग्वेज ये है कि उनको पता है कि ये मुल्क इमिग्रेंट्स के बगैर नहीं चल सकता। लेकिन वो ये जब कहते हैं कि जब मुश्किल वक्त आता है तो वो सब पे आता है, और जब रिसेशन आता है तो दैट मीन्स कि रिसेशन के टाइम पे तो इमिग्रेंट्स आर नॉट द फेवरेट चॉइस। मतलब रिसेशन चल रहा है, इकॉनमी बुरी, इकॉनमी अच्छी चल रही हो तो इमिग्रेंट्स उसमें बहुत ऐड करते हैं। लेकिन अभी इकॉनमी इतनी बुरी आ रही है कि ये उनका नंबर 1 प्रायोरिटी ऑर्डर ही नहीं है।
बिल्कुल। जब वो कोई भी लॉ वगैरह पास करते हैं और अपोजिशन इतना ज़्यादा शोर नहीं मचा रही, आप लोगों को ऐसा लगता है, पर मचाते हैं, वो कहते हैं, और वो उन्होंने बारहा किया है। लेकिन जो जनरली ओवरऑल परसेप्शन है फिनलैंड में अंदर, अभी इमिग्रेंट इश्यूज नहीं है, अभी उनकी इकोनॉमिक्स के इशू है। जब एक नॉर्मल फिन को अपने घर में, वो पाकिस्तान हुण उन्होंने रोटी कपड़ा मकान दी पई है, जब एक नॉर्मल फिन को रोटी कपड़े मकान की, अपने बच्चों की, अपनी नॉर्मल जिंदगी के मसले हैं, उसको अपनी गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशन है, तो उनकी सियासत में इस टाइम इमिग्रेंट्स तो एक इशू नहीं है। ये वही बात होगी, पाकिस्तान इस टाइम जी इकोनॉमिक हालात से लड़ रहा है, और हम कहें नहीं अफगान रेफ्यूजीज जो है वो मेन मुद्दा। आपकी सियासत में है अफगान रेफ्यूजीज मेन मुद्दा? बिल्कुल भी नहीं, अभी तो हमने कहा उन्हें निकाल दो। एग्जैक्टली हम अपने मुल्क में बहुत बड़े रेसिस्ट हैं। ये मुल्क जो है बहुत ये मेरा ओपिनियन बड़ा अनपॉपुलर जाएगा, लोग मेरे खिलाफ यूज करेंगे, लेकिन बात सादी सी ये है कि असूल की बात ये है कि ये मुल्क इनका है, लेकिन वो फिर भी आपको यहाँ पे अगर डिस्क्रिमिनेशन में है ना, तो भाईजान आपके मुंह पे कोई गाली नहीं देता। बड़े आइडियल वर्ल्ड में हम जीते हैं। मैं माइनॉरिटी क्लास से हूँ, पाकिस्तान में हमें पता है कि क्या चीज़ें होती हैं, पर इस मुल्क में चीज़ें कंपैरेटिवली बहुत बेहतर हैं। हमें ये समझना पड़ेगा कि अभी उनके अपने हालात माने हैं, जिसके घर में खुद परेशानी हो और हम उसे कहें तो अपने घर की परेशानी छाड़, तो सर साढ़े घर के मसले डिसाइड कर, ऐसे नहीं होता। अभी इकोनॉमिकल सिचुएशन, जो सूरज है वो सब पे चमक रहा है। जो ये मसला है, अगर आपके इर्द गिर्द में फिनिश लोग जानने वाले हैं, अगर आप उनमें उठते बैठते हैं, तो उनमें भी यही मसले चल रहे हैं। उनके फाइनेंशियल इश्यूज भी ऐसे ही हैं जैसे आपके और मेरे हैं, कि भाई जॉब हो, सैलरीज उतनी है, इन्फ्लेशन परसेंटेज बढ़ रही है, राशन ज़्यादा महंगा है फिनलैंड में, अब पेट्रोल की कीमत ऊपर चली गई है, ये सब चीज़ें। तो अगर आप फिनिश लोगों में बैठते हैं, अगर आप फिनिश पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करते हैं, तो यही प्रॉब्लम है उनके। तो जो अपोजिशन है और गवर्नमेंट है, वो डिडक्शन के मामले पे सेम पेज पे है। ठीक हो गया। आई होप के हमारी ऑडियंस जितने भी देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मायूस ना हो हमारी कॉन्वर्सेशन से, लेकिन वकार भाई ने जो है वो आपको बिल्कुल जो रियल पिक्चर इस वक्त गवर्नमेंट की या जो हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन है वो आप लोगों को बताई है। तो स्पेशली उनके लिए जो इस वक्त पाकिस्तान में हैं या इंडिया में या बांग्लादेश, कहीं से भी आप लोग हमें देख रहे हो, एंड इफ़ यू आर प्लानिंग कि हम फिनलैंड में जाके स्टडी करें या बिज़नेस के लिए फ़िनलैंड आना चाहते हैं या एंटरप्रेन्योरशिप के लिए फ़िनलैंड आना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये वाली जो चीज़ें हैं इसको आप लोगों ने कंसीडर करना है कि इसमें सिर्फ जो है वो इमिग्रेंट्स को ही टारगेट नहीं किया जा रहा नौकरी के लिए, या जिनको लैंग्वेज नहीं आती वही टारगेट नहीं हो रहे। यहाँ पर ओवरऑल इकोनॉमी की सिचुएशन ही ऐसी चल रही है कि किसी को भी जो है वो जॉब जो है वो नहीं मिल पा रही। वी होप के सिचुएशन जो है वो अच्छी हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि हम इतनी ज़्यादा इस डिटेल में ना जाएं, बजाय इसके हम आपके लिए कोई ना कोई सोल्यूशन जो है या चीज़ें जो हैं वो लेकर आएँ। वकार भाई का जो फेसबुक पेज है ऑफिशियल जो इनका SDP का, उसका भी मैं लिंक जो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इनको प्लीज़ फॉलो करें ताकि आपको जो डेली फिनलैंड में क्या हो रहा है पॉलिटिक्स में, स्पेशली जो अपोजिशन पार्टी है वो क्या कर रही है, उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। वकार भाई जो है वो नेक्स्ट इलेक्शन में भी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। जी उसके बारे में थोड़ा सा हमें बता दें। जी, यहाँ पे जैसे हमारे बल्दियाती इंतखाबात होते हैं, वैसे ही यहाँ पे कुंतावाल कहते हैं म्यूनसिपल इलेक्शंस। पर इस दफ़ा क्या हो रहा है कि 2 इलेक्शन सेम टाइम पे हो रहे हैं। एक दूसरे हम कहते हैं जिसे हम रीजनल या काउंटी इलेक्शंस कहते हैं। तो वो भी सेम टाइम पे हो रहे हैं। वो उसमें यह है कि जैसे हमारी जो हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ हैं वो काउंटी के पास होती हैं, और बाकी सब फैसिलिटीज़ जो है वो आपकी लोकल गवर्नमेंट या आपकी सिटी काउंसिल करती है। सो उसके लिए काउंटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं। तो बेसिकली जो उसी में रीजन है, जो हमारा पूरा ये सब रीजन है, ये 5 काउंटीज में है। तो जिस काउंटी में हम हैं, अभी बैठे भी हुए हैं, ये शहर है एस्पो। तो मैं जो अपने म्यूनसिपल इलेक्शन है वो एस्पो से लड़ रहा हूँ, और बाकी जो काउंटी इलेक्शन है उसमें 10 ज़िले आते हैं, जिसमें आप यहाँ से स्टार्ट करें, एस्पो, काउनियानन, किरकोनूमी, इंको, रासिपुरे, हांको, लोहिया है उधर से, और 1-2 और है, कारकिला भी है शायद। वो दूसरी काउंटी में है। ये रीजन जो है ये 5 काउंटी, तो जो हमें काउंटी लगती है उसमें 10 अजला है, जिनमें से जो एक जिला ये है और बाकी 9 और है। तो जितने भी लोग जो उसीमा रीजन में और जो एस्पो में स्पेशली 2 साल से यहाँ पर रजिस्टर्ड है परमानेंट एड्रेस, वो लोग वकार भाई को जो है वो वोट ज़रूर कर सकते हैं।
वकार भाई अब आप लोगों को और भी नज़र आते रहेंगे, इनको पेज को ज़रूर फॉलो कर लें, फेसबुक के ऊपर भी, इंस्टाग्राम के ऊपर भी। और लास्ट कोई पैगाम आप जी, देना चाहते मैं सलमान के चैनल के थ्रू आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी मुल्क से हैं और आप फिनलैंड में पॉलिटिक्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, या इनके पॉलिटिकल सिस्टम को सीखना, कैसे ये यहाँ पर पॉलिटिकल सिस्टम है। हमारा एक इवेंट है 13 तारीख को, हम पार्लियामेंट जा रहे हैं, छोटा सा ग्रुप लेके उसमें पार्लियामेंट दिखाएंगे। फिर उसके बाद हमारी एक छोटी सी सीरीज़ है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ, और फिर उसके बाद हम कुछ इवेंट्स कर रहे हैं तकरीबन उसी माह की 15 अजला में। तो अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, मेरी कैंपेन टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, कैंपेन करना चाहते हैं, अगर आपको पसंद है इलेक्शन सियासत में हिस्सा लेना, तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप सलमान को और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वो ऑलरेडी मेरे पेज पे हैं। आप मुझे पर्सनल फेसबुक पर ढूंढ के मैसेज भी कर सकते हैं। आई वुड लव टू बी इन कॉन्टैक्ट विद यू। एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सलमान, थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। आई एम वेरी थैंकफुल कि आपने एक मौका दिया ताकि मैं जो मालूमात या जो इन्फॉर्मेशन मुझे है वो मैं जो आपके व्यूअर्स हैं या लिसनर्स हैं उनके साथ शेयर कर सकूं। एंड आई वुड बी वेरी हैप्पी टू डू इट अगेन, एंड आई विल बी ग्लैड टू डू इट अगेन। थैंक यू सो मच। फॉर श्योर, फॉर श्योर। थैंक यू सो मच वकार भाई टाइम के लिए, और आप सबका भी थैंक यू जिन्होंने यहाँ तक वीडियो को देखा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलेंगे आप सबको एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।